नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। आर ओ री एग्जाम की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं, जो आपके सिलेबस को रिवाइज करवाने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसा पैटर्न इस समय पे आयोग आपका फॉलो कर रहा है। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 280 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, वो आगे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इवेंट होराइजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इवेंट होराइजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो इवेंट होराइजन संबंधित है आपके ब्लैक होल से, ठीक है। किससे संबंधित है? ब्लैक होल से। अब देखिए, ब्लैक होल आपका पाया कहाँ जाता है? हमारी जो गैलेक्सी है, आपको पता होगा हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसमें आपको ब्लैक होल मिलेगा। अब ब्लैक होल होता क्या है, यहाँ पर जो आपकी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इस चीज में, अगर इस होल में कोई भी चीज आपकी चली जाए, यहां तक कि आप ये समझिए कि लाइट चली जाए, तो वो भी वहां से ब्लैक होल से ये एस्केप नहीं कर पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। कोई भी चीज ब्लैक होल के आसपास होगी ना, तो ब्लैक होल उसे अपने आसपास में क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा और उसे बाहर नहीं जाने देगा। तो ये तो बात रही आपकी ब्लैक होल की। साथ ही साथ जैसे हम लोग गैलेक्सी की अगर बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसमें जहां पे हमारा सन है, फिर अर्थ है आपका, जो हमारी गैलेक्सी है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, कौन सी गैलेक्सी को बिलोंग करता? ही करता है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी को। अब आप ये समझिए, हम लोग तो पृथ्वी पे रह रहे हैं, ठीक। ऐसे कितने और आपके प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और ऐसी जो आपकी गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें कितने आपके सोलर सिस्टम और हो सकते हैं? में भी तो आप सोचिए कितने सोलर सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब और भी कई जगहों पे लाइफ जो है पॉसिबल हो सकती है, जीवन हो सकता है। और आप ये समझिए, ये तो गैलेक्सी है, और साथ ही साथ में फिर गैलेक्सी के बाद आता है आपका ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक। और ये समझिए कि यूनिवर्स में आपकी कितनी गैलेक्सीज होती हैं? यूनिवर्स में आपकी करोड़ों गैलेक्सी हैं, ठीक। मतलब आप ये समझिए, हम एक ग्रह में रह रहे हैं, धरती पे, पृथ्वी पे, ठीक। वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है आपके सोलर सिस्टम में। ऐसे न जाने कितने सोलर सिस्टम आपकी गैलेक्सी में होते हैं, ठीक, जो हमारी गैलेक्सी है। और ऐसी गैलेक्सीज, करोड़ों गैलेक्सीज हैं आपकी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो आप सोचिए जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। और कुछ आप ये समझिए, कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि यूनिवर्स भी एक नहीं है, यूनिवर्स भी और हो सकते हैं। तो आप ये समझिए कि हम लोग अभी तक भी पूरा ब्रह्मांड का अगर हम एक बात करें, तो 0.001% भी हम लोग नहीं समझ पाए। मतलब 0.0001% भी अगर हम बात करें ना, इतना भी हम नहीं जान पाए अभी तक। लेकिन बस प्रयास जारी है हम लोगों का कि हम कैसे कैसे करके और जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ओशिनिया डिवाइडेड। ओशिनिया महाद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? पहली चीज तो ये समझिए, ओशिनिया जो है ना, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये एक आपका रीजन है, ठीक। अब आपको पता होगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया क्या एक महाद्वीप है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया आपका एक कॉन्टिनेंट भी है, और साथ ही साथ में ये एक कंट्री भी है आपकी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको देखिए आइलैंड दिखेंगे, जैसे न्यूजीलैंड दिखेगा, और भी बहुत सारे आइलैंड दिखेंगे। तो इन सबको मिला के बोला जाता है, कौन सा रीजन है? ये बोला जाता है ओशिनिया रीजन है, ठीक है। तो ओशिनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी आ गया, और भी बाकी जो आइलैंड है वो आ गए। तो टोटल करके जो ओशिनिया आपका डिवाइडेड है, टोटल आपके 4 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है, 4 भागों में। तो ये चीज आपको ध्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। में भैया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, जो आपकी पैसिफिक ओशन है ना, उसका जो शेप है वो त्रिकोण है, ट्राइंगल शेप में। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मैप में जाके देखिएगा, आपको जो प्रशांत महासागर का जो आकार दिखेगा ना, वो त्रिकोण शेप में दिखेगा। फिर जो आपका अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इसका शेप एस शेप है, ठीक है। जैसे ये बनते हैं ना, एस, ऐसे है। अभी समझिए, इधर आपको दिखेगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है। फिर इधर दिखेगा आपको साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ दिखेगा आपको यूरोप, और इधर दिखेगा आपको अफ्रीका। यहाँ पे पड़ती है आपकी अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इसको एक बार मैप में देखिएगा, इसका भी जो शेप है ना, वो ऐसे है। साथ ही साथ बात कर ही रहे हैं, तो वर्ल्ड की आपकी जो सबसे बड़ी महासागर है, ओशन है, वो है आपकी पैसिफिक, ठीक है। तो सबसे बड़ी महासागर है पैसिफिक। दूसरे नंबर पे आती है आपकी अटलांटिक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी इंडियन ओशन, ठीक, हिंद महासागर। फिर फोर्थ नंबर पे आपकी सदर्न ओशन, दक्षिण महासागर, ठीक। और पांचवें नंबर पे आपकी आर्टिक ओशन, ठीक है। तो इतनी बात जो है ध्यान रखिए। करेक्ट आंसर इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? वो होगा सी वाला, दोनों है, बोथ 1 और 2। एक चीज और ध्यान रखिए। अब इससे क्या था ना, आज से अगर हम बात करें 20-30 साल पहले की, जो मेजर आपका पूरे वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा जो मेन पॉइंट था ना, वो आपका अटलांटिक ओशन था, क्योंकि यहीं से सारा व्यापार होता था। नॉर्थ अमेरिका यूरोप कर रहा है, फिर साउथ में नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका कर रहा है, ये लोग आपस में कर रहे हैं। लेकिन
अब जो आपका पॉइंट वो है ना, फोकस पॉइंट, वो शिफ्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये आपके जा रहा है इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग आजकल एक वर्ड सुनते होंगे, कौन सा, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक सुनते होंगे। इंडो, अब देखिए ये तो आपकी हिंद महासागर हो गई, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, और ऑस्ट्रेलिया के अगर पूर्व में बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आती है आपकी पैसिफिक ओशन, ठीक है। और फिर जब ये हमारा जो ग्लोब है, जो स्फेयर है अर्थ, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा फिर से नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ही तो हमारा अर्थ है, फ्लैट थोड़ा ना, ये तो एक स्फेयर शेप में है, ठीक। तो यहाँ पे जो अब मेजर आपका ये समझिए जो फोकस पॉइंट है ना पूरे जियो पॉलिटिक्स में, वो है आपका इंडो पैसिफिक। सारी जितनी भी मेजर पावर है, जैसे आपकी यूएसए हो गई, फिर अगर हम बात करें चाइना, चाइना भी अच्छा आपका यहीं आता है, ठीक है। चाइना भी घबराया हुआ है कि सब लोग इंडो पैसिफिक के पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो फिर आपका जो यूके है, फ्रांस, ठीक है, ये सब किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंडो पैसिफिक पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं बोला जा रहा है जो पॉइंट पेड्रो है वो कहाँ पर है, पॉइंट पेड्रो कहाँ पर आता है, तो ये आता है आपके श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में आपको मिलेगा पॉइंट पेड्रो, और श्रीलंका का भी जो आप समझिए सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है ना, सबसे उत्तर वाला पॉइंट है, वो है आपका पॉइंट पेड्रो, मैप में देख लीजिएगा, ठीक है, श्रीलंका में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो है सही नहीं है, कौन सा रॉन्ग पेयर है, ठीक है, कौन सा रॉन्ग पेयर है, तो वो है आपका डी वाला, सेमेरू वोल्केनो जो है ना, आपका सेमरू ज्वालामुखी, ये गलत है, ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ पे, ये है आपके इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। अब जो इंडोनेशिया है ना, वो आपका कहाँ पे आता है, एक रिंग ऑफ फायर टर्म है, रिंग ऑफ फायर यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ज्वालामुखी भी बहुत देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको भूकंप, अर्थक्वेक भी काफी देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरू ज्वालामुखी कहाँ पे, इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ओनली कन्वेक्टिव क्लाउड कैन बी सीडेड टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, एक बारिश होती है जो अपने आप होती है, ठीक है, और एक करवाई जाती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी आ गई है, कृत्रिम, आपकी कृत्रिम बारिश कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जा सकता है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल रेन। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन होती कैसे, इसको टर्म दिया जाता है क्लाउड सीडिंग का, जो क्लाउड पूरी प्रक्रिया है उस प्रोसेस का नाम है क्लाउड सीडिंग। होता क्या है, मान लो भैया यहाँ पे बादल है, फिर यहाँ से आपके हवाई जहाज भेजे जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉल्ट मिक्सचर रिलीज करेंगे बादलों में, तो उस वजह से क्या है ना, यहाँ पे आपको बारिश देखने को क्लाउड सीडिंग होती है, ठीक। दूसरी चीज अभी आपको पता होगा, कुछ ही दिन पहले दुबई में अभी बाढ़ भी आई है, फ्लड आए हैं, बहुत भयंकर बारिश हुई है वहां पे। आप ये समझिए जितनी बारिश वहां पे 2 साल में होती थी, वो उनके यहाँ 12 घंटे में हो गई, 12 आवर्स में हो गई, ठीक। क्यों हो गई, पहली चीज तो दुबई में क्या था ना, एक आपका तूफान भी जा रहा था वहां से, तो वो तो चलो बारिश हुई, साथ ही साथ इन लोग ने क्या करा, क्लाउड सीडिंग भी कर बैठे, पहले से क्लाउड सीडिंग करी हुई थी, तो क्या हुआ, तूफान का इफेक्ट, फिर उसके बाद में आपका क्लाउड सीडिंग का इफेक्ट, तो उस वजह से क्या है ना, इतनी बारिश हो गई, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इतना बड़ा हो गया, कितनी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तभी वहां पे क्या बाढ़ आ गई, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है क्लाउड सीडिंग जो है आपका पोल्यूशन को फाइट करने में हेल्प नहीं करेगा, तो गलत है। क्लाउड सीडिंग से आप जो प्रदूषण है ना उसको भी हटा सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हद तक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हद तक आप इसको प्रदूषण को भी दूर कर सकते हो, ठीक है, जो आपके एटमॉस्फेयर पे होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए वाला, ठीक है, वन ओनली, आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें देखिए डेजर्ट के बारे में बोला जा रहा है, मरुस्थल के बारे में बोला जा रहा है। देखिए डेजर्ट वो रीजन होते हैं जहां पर आपको बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। अब कितनी कम भैया, अब तो मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, आरओ की, ये तो पता नहीं चाहिए ना कितनी कम होती है। अगर 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम हो, ठीक है, वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम होना, एनुअल रेनफॉल, तो उसे बोला जाता है डेजर्ट, मरुस्थल। पहली चीज तो ये, ठीक। उसके बाद में आपको एक चीज और ध्यान रखिए, अब जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें, आपको पता होगा यहाँ पे एक डेजर्ट रेगिस्तान था, डेजर्ट, जो लद्दाख है ना, जो लद्दाख है वो भी आपका एक मरुस्थल है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो ठंडा रहता है, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर भी चुका हूँ। देखिए डेजर्ट की डेफिनेशन क्या है, पहली चीज तो जो बारिश है 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए वार्षिक। दूसरी चीज वहां पर कोई भी वेजिटेशन आपकी बहुत कम होगी, वनस्पति जो है ना बहुत कम होगी, क्योंकि उस हिसाब से क्लाइमेट ही नहीं है। तो लद्दाख में भी आप समझिए दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। ये जो आपका गर्म डेजर्ट वाली डेफिनेशन थी ना, ये अकबर के जमाने की थी, अब जो डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो लद्दाख है ना, लद्दाख भी आपका एक मरुस्थल है। अब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपका मरुस्थल है वो है आपका एंटार्क्टिका। तो आप कहोगे भैया एंटार्क्टिका तो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, हम लोग तो ये पढ़ते आए हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, एंटार्क्टिका आपका महाद्वीप तो है, लेकिन साथ ही साथ में वो एक मरुस्थल भी है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल एंटार्क्टिका है।
क्योंकि वहां पे भी आप ये समझिए कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, स्नोफॉल भी अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम है। साथ ही साथ वहां पे भी आपको कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, वनस्पति। और सबसे गर्म डेजर्ट की बात करें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट कौन सा है, तो वो है आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा मरुस्थल, जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। तो इतनी बात जो है ना, इतनी तो आप लोग को ध्यान रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ ले रहे भैया, क्या है? द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट बायोम इज मॉडिफाइड बाय एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। आपका मरुस्थल बायोम की जलवायु ऊंचाई और अक्षांश द्वारा परिवर्तित होती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। कैसे होती है, तो एक बार इसको भी जरा समझ लेते हैं। जैसे आप ये समझो, ठीक है, जैसे आप मान लो एल्टीट्यूड हाइट में जो है ऊपर जाते रहोगे तो आपका क्लाइमेट क्या कम होता रहता है। जैसे आप ये समझो, अगर हम बात करें थार डेजर्ट की, देखिए थार डेजर्ट जो है आपका, उसका जो एल्टीट्यूड है ना, आपका जो ऊंचाई वो इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख की जो ऊंचाई है, जो आपका एक तरीके से पठार है ना, वहाँ पे पहाड़ वगैरह भी हैं आपके, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, ऊंचाई ज्यादा है तो वहां पे थोड़ा ठंडा रहता है। तो ये एक चीज तो हमें ये समझ में आई कि एल्टीट्यूड, ऊंचाई से भी फर्क पड़ रहा है क्लाइमेट में। दोनों हैं, दोनों मरुस्थल, ठीक है, दोनों डेजर्ट है, लेकिन ये गर्म है और ये आपका ठंडा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है ज्यादा है, ऊंचाई की बात हो रही है। फिर लैटिट्यूड से भी फर्क पड़ेगा। जैसे आप ये समझिए, ये हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा, मान लो कोई आपका जो डेजर्ट है, जो आपका मरुस्थल है, वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ की बात करें, तो यहाँ समझिए, यहाँ पे तो सूरज की जो किरणें हैं ना, वो तो पड़ेंगी नहीं, बिल्कुल भी किरणें नहीं पड़ रही। तो इस वजह से ना यहाँ पर भी आपका जो क्लाइमेट है ना, बहुत ठंडा रहेगा, ठीक। तो दोनों चीज आपको इफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका पहला दूसरा दोनों है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन जो है डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जा रहा है कि भैया जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये किसने प्रपोज करी थी? पहली चीज तो एल्फ्रेड वेगनर, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये किसने बताई थी? एल्फ्रेड वेगनर ने बताई थी, महाद्वीप बहाव सिद्धांत, ठीक। अब किस वर्ष आपका प्रस्तावित किया गया था? तो ये करा गया था प्रस्तावित आपका, ठीक है, करा गया था 1912 में। इनका ये कहना था, जैसे आप अभी देखते होगे कि अलग अलग महाद्वीप हैं, एशिया देखते हो, ठीक है, फिर अफ्रीका देखते हो आप लोग, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। इनका ये कहना था कि ये सारे जो महाद्वीप है ना, पहले सिर्फ एक ही लैंड था, ठीक, आसपास क्या थी? ओशन थी, और ये एक ही जमीन थी, एक ही लैंड था, और उसका नाम क्या था? पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया, याद रखिएगा, पैंजिया। फिर क्या हुआ? धीमे धीमे जो लैंड मास है ना, ये आपका अलग होने लगा। ये कब की बात हो रही? करोड़ों साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, अभी की नहीं, करोड़ों साल पहले। धीमे धीमे दो हिस्सों में बटा, ठीक है, दो हिस्सों में बटा। नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना, और ऊपर वाले को बोला गया लॉरेशिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लॉरेशिया और गोंडवाना नीचे वाला पार्ट हो गया। अब जो इंडिया था ना, वो आपका गोंडवाना में ही था, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर धीमे धीमे और जब साल बीते, फिर अगर हम बात करें, जैसे करोड़ों साल पहले की बात है, फिर आपका थोड़ा समय और बीता, 1 लाख साल बीता, 2 लाख साल बीता, फिर ये लोग अलग अलग होने लगे। फिर जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, अभी भी ये बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट जो है हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रही है। आपको जैसे एक चीज ये पता होगी ना, बोला जाता है अर्थक्वेक क्यों आता है इधर, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो आपकी थोड़ा थोड़ा क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो कभी आपने सुना ही होगा, वो इसी वजह से, क्योंकि कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है ना, वो मूव कर रही है। तो भैया करेक्ट आंसर आपका भी, तो ये ध्यान रखिएगा थ्योरी। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें ये बोला जा रहा है कि आपका जो अर्थ का क्रस्ट है, उसमें ये बताइए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, एलिमेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है, जितने भी तत्व हैं भूपट्टी में, उनकी आपको क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक। अब चलिए भैया देखते हैं, सबसे जो ज्यादा पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन, ठीक, हमारी क्रस्ट पे ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका आयरन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला। सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर आयरन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है कौन सी एक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है, एक्सोजेनिक कौन सी नहीं है? अब देखिए, आपकी दो आपकी फोर्सेस होती हैं, दो प्रोसेस होती है, एक होती है एंडोजेनिक और एक होती है एक्सोजेनिक, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर आप मान लीजिए हिंदी माध्यम से, तब भी इंग्लिश वाला वर्ड जो है ना, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला वर्ड जो है ना, पता होना चाहिए, और हिंदी वाला वर्ड भी पता होना चाहिए, इंग्लिश वाले दोनों वर्ड पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक। मान लो ये हमारी आपका लैंड है, ठीक, जो भी प्रोसेस आपके धरती के अंदर हो रही है, उसको क्या बोला जाएगा? एंडोजेनिक। जैसे जो आप ये समझते होगे ना, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, जैसे मान लो पहाड़ एक पीक बना हुआ है, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो वो तो लैंड के अंदर से आ रही है ना आपकी ज्वालामुखी पूरी, ठीक। भूकंप होता है, यहाँ प्लेट जो आपस में टकरा रही हैं, तो ये कैसी हो गई प्रोसेस? एंडोजेनिक हो गई। एक्सोजेनिक क्या होता है? अब जैसे मान लो जमीन के ऊपर आपका
कोई मान लो पानी नदी बह रही है, अब जब नदी बहती है तो आसपास की जितनी भी चट्टानें ना उसको भी तोड़ते, धीमे धीमे टूटती रहती लेते हुए साथ में जाती है, तो ये होती है आपकी एक्सोजेनिक प्रोसेस। ऐसी हवा जो है, हवा भी एक जगह को रीजन को बदल सकती है, ठीक, तो ये सब एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है। इसमें से बोला जा रहा है कौन सी है जो एक्सोजेनिक प्रोसेस नहीं है, तो वो है आपका बी वाला, आपका डायस्ट्रोफिज्म। कौन सी? डायस्ट्रोफिज्म, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पटल विरूपण, ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म आपका पटल विरूपण, ठीक। ये बात जो है आप लोग को इस वीडियो में ध्यान रखनी है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।